अभी जैसे एआई भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एआई एंड ऑटोमेशन क्या रोल प्ले कर रहा है? अभी एआई का तो बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में। तो जैसे रोबोट्स है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, मेकाट्रॉनिक्स है, ये सब्जेक्ट भी एमएसबीटी ने इस 1-2 साल में इंक्लूड किया है। उसके बाद एमएसबीटी ने इस बार तो बहुत बढ़िया कोर्सेज बनाए। के स्कीम करके लॉन्च हुआ है अभी 1 साल लास्ट ईयर से। तो के स्कीम में उन्होंने सेकंड ईयर में पाइथन प्रोग्रामिंग भी अलग ये किया है। तो हम लोग सेकंड ईयर मैकेनिकल के बच्चों को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। कॉलेज चूज करते समय बच्चों ने उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, मतलब जो अलुमनाई है या फिर आजू बाजू के जो लोग हैं उनको पता होता है कि कौन सा कॉलेज कहाँ कब से चल रहा है, कितना पुराना है, वहाँ स्टाफ कैसा है, वो सब देखना चाहिए। कॉलेज में लैब है क्या, प्रैक्टिकल्स होते ही क्या, ये सब उन बच्चों ने थोड़ा सा देखना चाहिए। कोई भी मतलब अंधेरे में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। प्लेसमेंट भी फिर अगर कॉलेज अच्छा है, पढ़ाता अच्छा है, प्रैक्टिकल्स वगैरह बराबर होती है, रिजल्ट अच्छा है, तो अपने आप प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को जैसे उसका ये होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू हो जाता है, तब से वो देखते हैं बच्चों को 10वीं तक। तो बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई इसमें किस में इंटरेस्ट है, इस फील्ड में, इसमें मतलब ये बच्चे को कौन सी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है और उसका ओवरऑल कैसा है। अगर पढ़ाई में मैथ में वीक होगा तो इंजीनियरिंग में डालने में फायदा नहीं। उसको इंटरेस्ट ही नहीं मैथ में, तो हम लोग उसको इंजीनियरिंग में नहीं भेज सकते। तो उसको साइंस में, मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब्जेक्ट में। और उसको भी फिर किसमें इंटरेस्ट है, जैसे मैकेनिकल में इंटरेस्ट है या फिर किसी को होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो उसका इंटरेस्ट देख के और ओवरऑल इंडस्ट्रियल ये देख के उसको बच्चों को भेजना चाहिए। आपने उसको पढ़ाया एंड वो सक्सेसफुल बन के आपके पास, तो वो फील क्या? वो तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी कोई मेरा स्टूडेंट मुझे बताने आता है या फिर कभी कभी मिठाई लेके आता है कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर उसको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर और कौन सी स्किल्स नीडेड है उसकी? एज अ मैकेनिकल इंजीनियर करके कैसा है कि हम लोग सिर्फ एसी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उसको हाथ काले करने पड़ते, उसको खुद काम करना चाहिए, तभी जाके वो बात समझ पाएगा कि इसको नए तरीके से कैसे कर सकते हैं या फिर उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। जब आपने गाड़ी नहीं चलाई तो आपको कैसे पता लगेगा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व करना। उसको खुद काम करना चाहिए, खुद हाथ काले करनी चाहिए, और खुद जब करेगा तभी उसको समझ में आएगा कि नहीं सर ये इसमें तो और हम लोग इसमें ऐसा ऐड कर सकते हैं। तो वो जरूर करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर ने बिल्कुल काम करना चाहिए फील्ड में, और जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा वो प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी कंपनियां है वहाँ पे जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, मोस्टली 95% मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि वो एकदम ग्राउंड से काम करते हैं। मशीन चलाने से लेकर वो लगते हैं तो 15-20 साल में उनको उसका इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन सी मशीन कैसे रिपेयर करना है, कैसे बंद करके कैसे कर सकते हैं। तो वो फिर जाके मैनेजर बनते हैं, डायरेक्टर और कंपनी हैंडल करते हैं। तो मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट इस फील्ड। वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद एबीसी ट्रेनिंग्स। कैसे है सर आप? बढ़िया। तो आज अपने साथ है प्रोफेसर हर्षल काळे सर, विच इज हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट श्री यश कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक। वार्म वेलकम यू ऑन एबीसी ट्रेनिंग्स। थैंक यू। टू बिगिन विद, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी जर्नी पूछना चाहूँगी सर, जो आपका इतने सालों का एचओडी का सफर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम प्रोफेसर हर्षल प्रकाश काळे है। मैं सुरेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी छत्रपति संभाजीनगर में एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं 2009 से वहाँ पे ज्वाइन किया था सुरेश कॉलेज में। तब से मैं वहाँ पे एज अ लेक्चरर प्रोफेसर करके काम कर रहा हूँ। तो उसके पहले मेरा जो एजुकेशन है वो मैंने जो 11वीं 12वीं मैंने वर्धा डिस्ट्रिक्ट में किया था। उसके बाद मैंने जो इंजीनियरिंग है वो बापूराव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीडीसी हुई, सेवाग्राम, जो बापूकुटी वहाँ पे फेमस है, पता डिस्ट्रिक्ट वर्धा, नागपुर यूनिवर्सिटी में मैंने किया था। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री में कुछ दिन काम किया एज अ फिनोलेक्स केबल लिमिटेड पुणे। उसके बाद साची इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे 1 साल काम किया था प्रोजेक्ट इंजीनियर। उसके बाद मुझे काम करते करते ऐसा लगा कि भाई एजुकेशन फील्ड में थोड़ा जाना चाहिए, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था पढ़ाने का। तो मैंने एक कॉलेज में से इंटरव्यू दिया था पुणे में और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया। तो एज अ पॉलिटेक्निक में मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया था। फिर मैं यहाँ पे आया था छत्रपति संभाजीनगर में। एक्चुअली मेरी बीबी जो यहाँ की है, तो मैं यहाँ पे आता था अक्सर। तो मैंने फिर यहाँ पे श्रेष्ठ में आया था एक बार, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया
और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया श्रेष्ठ में। श्रेष्ठ में ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने बहुत सारे पॉलिटेक्निक में जो था, तो तब नया ही था कॉलेज, मतलब इनिशियल स्टेज में था। 2008 में हमारा श्रेष्ठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ओपन हुआ था। तब हमारा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एंड एमबीए तीनों कॉलेज एक साथ चालू हुए थे। तो एकदम इनिशियल स्टेज में थे, वहाँ पे कुछ भी इतना नहीं था डेवलप। तो मैंने धीरे धीरे फिर एडमिशन के ऊपर फोकस किया। एडमिशन होने चाहिए, एडमिशन होने के साथ फिर लेक्चरर होनी चाहिए। तो वो सब करते करते फिर बिल्डिंग भी तैयार हो गई। फिर कहाँ पे कौन सी लैब होनी चाहिए, कहाँ पे कौन सा क्लास होना चाहिए, ये सब मैनेजमेंट से बात करते करते मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट देना क्या क्या होना चाहिए। तो जब मैं ज्वाइन किया था 2009 में, तो हमारे कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, नया था, लेना बाकी था। तो मैंने पूरे लैब्स, जितने लैब लगते बच्चों को, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वो सब 8-10 लैब मैंने खुद बनवाया। मतलब मैनेजमेंट के पीछे लग के, भाई ये इक्विपमेंट होने चाहिए, होना चाहिए। तो कम से कम 20-25 लाख के इक्विपमेंट हमने परचेस किए। तो उसको मुझे 1-2 साल लग गए मैनेजमेंट के पीछे लग के। तो मैनेजमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, फिर हमने पूरे लैब बनवाए। तो हमारे लैब इतने अच्छे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट भी वहाँ प्रैक्टिकल करने आते थे। हाँ, तो वो अच्छा हमने डेवलप किया। उसके बाद फिर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया कि भाई अच्छा पढ़ाना चाहिए, जो बच्चों को चाहिए मार्केट में। तो वो हम लोगों ने उसको डेवलप किया। लैब बनाने के बाद क्या हुआ कि प्रैक्टिकल होने लगे, प्रैक्टिकल बच्चों को समझ में आने लगे। फिर हम लोग उसके साथ जैसे इंडस्ट्रियल विजिट है, बच्चों में ये हम लोग बताते कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो बच्चों को पता होना चाहिए। तो रेडी इंडस्ट्री जो है, हम लोग वहाँ पे उनको बच्चों को लेके जाते हैं, डायरेक्ट इंडस्ट्री दिखाते हैं, प्रोडक्शन लाइन दिखाते हैं, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है, कैसे बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो वो हम लोगों ने वहाँ पे यस, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी सर आपकी। बट व्हाट मेक यू इंस्पायर्ड टू चूज दिस करियर? मैंने क्यों चूज किया ये, तो अभी मुझे थोड़ा मैकेनिकल में इंटरेस्ट था, जैसे इंजन वगैरह है, कैसे पावर डेवलप होता है, कैसे चलती है गाड़ी, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे। तो तब मैं क्रेज भी था, जब मैंने एडमिशन लिया, तो बहुत पुरानी बात है ये, तो तब थोड़ा मैकेनिकल का क्रेज था मार्केट में। तब मैंने ज्वाइन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था। तो मैकेनिकल में कैसा है कि ये जो कोर ब्रांच है, अभी सभी ब्रांचों का कोर है इसमें। अभी मैं भी डिप्लोमा के जो सिलेबस देखता हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें सभी सब्जेक्ट उन्होंने कवर्ड किए। जैसे अभी डिप्लोमा के सिलेबस के बाद में हम लोग बात करेंगे, तो जैसे 3 ईयर का डिप्लोमा होता है ये MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो सिलेबस प्रोवाइड करती है बच्चों को। ये 3 साल का करिकुलम होता है। इसमें एक ईयर में 2 सेमिस्टर होते हैं, ऐसे 6 सेमिस्टर हम बच्चों को देना पड़ता है। तो इसमें पहले 2 साल जो है, उसके बाद उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी उसमें ऐड किया गया अभी नए करिकुलम में, ताकि बच्चे कम से कम 12 वीक, 3 महीना कम से कम इंडस्ट्री में खुद काम करें, उनको रियल एक्सपीरियंस आए, इसलिए वो भी उसमें अभी कवर किया है। तो जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। मतलब इंडस्ट्री को क्या चाहिए उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। मुझे सिलेबस बहुत पसंद है, और इसमें सभी सब्जेक्ट उन्होंने कवर्ड किए, जैसे इंग्लिश से लेकर, जैसे 11वीं-12वीं में बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको इंग्लिश, मैथ, साइंस होता है, तो वैसे यहाँ पे भी हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट है। बच्चों ने वही मेल लिखना है कंपनी में तो कैसा मेल लिखना चाहिए, लेटर लिखना है तो कैसे लिखना चाहिए, तो ये सब इसमें कवर किया है। कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट भी सभी इंक्लूड है, बेसिक से लेकर तो एप्लीकेशन तक। सो सर, अभी जैसे आप एक HOD के साथ साथ एक लीडर भी है, सो हाउ डू यू मैनेज एवरी योर फैकल्टी और जो भी ट्रेनर्स है, सबको आप कैसे मैनेज करते हो एज ए लीडर? तो देखो, डिपार्टमेंट में जैसे एज ए HOD में काम करता हूँ, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बड़ा रोल है। पढ़ाने का 15% है, 85% एडमिनिस्ट्रेशन ही मेन रोल होता है HOD को। तो जो भी फैकल्टी है हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी
जून जुलाई में चालू होता है सेमेस्टर हमारा। तो हम लोग जून में ही उसका प्लानिंग करते हैं कि भाई जितने फैकल्टी हमारे पास है तो उन फैकल्टी को कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, वहाँ से लेकर हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो पहले हम लोग उसका टाइम टेबल बनाते हैं पूरा इसका, मतलब सेमेस्टर चालू होने वाला है, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर चालू होगा या थर्ड होगा या फिफ्थ होगा, तो ऑड सेमेस्टर पहले होते हैं, उसके बाद इवन सेमेस्टर होते हैं। तो ऑड में फर्स्ट सेम, थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम होता है। तो हम लोगों को उसका पहले टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका टाइम टेबल बनाते हैं, फिर कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाने वाला है, तो हम लोग मैं डिसाइड करता हूँ कि एज पर योर एक्सपीरियंस, स्टाफ एक्सपीरियंस, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो कौन सा सब्जेक्ट उसने पढ़ाया है, उसको उसका पिछला रिजल्ट क्या है, वो सब देख के हम लोग टाइम टेबल डिजाइन करते हैं और सब्जेक्ट अलोकेट करते हैं। और उस फैकल्टी को हम लोग जून में ही बोलते हैं कि भाई तू इस सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, अभी से आपको प्रिपरेशन करना है। तो हम लोग उसके पूरे कोर्स फाइल रेडी करवा के लेते हैं। तो फिर वो स्टाफ जो होता है वो जून महीने में स्टार्ट करता है कि भाई कितने यूनिट है, फिर यूनिट में हमको क्या पढ़ाना है, नोट्स बनाता है खुद, ये सब तभी चालू हो जाता है। यस। सो अभी आपकी जर्नी में बहुत ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, कुछ हार्डेस्ट डिसीजंस आए होंगे, सो आपने उसको कैसे टैकल किया सर? तो बहुत सारे, अभी कैसा होता है कि जब हम लोग 3 साल का डिप्लोमा होता है तो यहाँ पे कमिटी भी आती है, मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज है वो फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे हम लोगों को परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस चेक करती है, फीडबैक लेती है बच्चों का, तो फीडबैक अच्छा आना चाहिए तभी कॉलेज का नाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो उसको ग्रेडिंग करती हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, गुड है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है, वो ग्रेड करती है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट एक्सलेंट में आना चाहिए। तो हमारा डिपार्टमेंट आज तक वेरी गुड में तक आया है, एक्सलेंट अभी नहीं आया, इस साल आने की चांसेस है। लेट्स होप। यस। अभी आपने जैसे बोला कि अपन स्टूडेंट्स की इंडस्ट्रियल विजिट्स हो रही है। हाँ। सो आपके हिसाब से कॉलेजेस ने कैसे इंडस्ट्री के साथ अलाइन करना चाहिए फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी जॉब के लिए और जो आगे का फ्यूचर है? तो हमारे कॉलेज में क्या ट्रेंड है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस हमने डेवलप किया है, या ऑफिसर है, और हमारे कुछ स्टाफ डिपार्टमेंट का एक स्टाफ है, वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हमने इंचार्ज करके उनको अपॉइंट किया है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, ऐसे मुझे फोन आता है या फिर ऑफिस में फोन आता है कि भाई ये हमें कॉलेज से, ये इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, हमारे ये रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं उस एचआर से ये करते कनेक्ट, मतलब हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। फिर कांटेक्ट करने के बाद उनको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बच्चे चाहिए, फिर हम लोग उसके हिसाब से, उनके हिसाब से ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं तो बच्चों के चलो तुम, मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, आज इंटरव्यू लेने वाला, तो ऐसे तैयारी करके लेते हैं हम लोग। उनको कुछ क्वेश्चन बैंक देते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रांच के जो क्वेश्चन है, ऐसे 100 क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, 100 क्वेश्चन ये पढ़ के आ जाओ। उसमें बेसिक क्वेश्चन होती है, इंट्रोडक्शन है, रिज्यूम कैसे बनाना है, ये पूरा हम लोग उसके पहले तैयारी करके लेते हैं। तो उसके बाद फिर एचआर आने के बाद इंटरव्यू उनके हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग उसकी तैयारी करके लेते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उनके हिसाब से हम लोग फिर बच्चों को, वैसे ही बच्चे उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जैसे अब एकदम टैलेंटेड कंपनी है तो उनको टैलेंटेड बच्चे हैं, थोड़ी मिडिल पे, थोड़ा प्रोडक्शन लाइन पे काम करना है तो फिर वहाँ पे चल जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को ये करते हैं। अभी जैसे एआई भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एआई एंड ऑटोमेशन क्या रोल प्ले कर रहा है? अभी एआई का तो बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में। तो जैसे रोबोट्स है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, मेकाट्रॉनिक्स है, ये सब्जेक्ट भी एमएसबीटी ने 1-2 साल में इंक्लूड किया है। उसके बाद एमएसबीटी ने इस बार तो बहुत बढ़िया कोर्सेज बनाए, के स्कीम करके लॉन्च हुआ है अभी 1 साल लास्ट ईयर से। तो के स्कीम में उन्होंने सेकंड ईयर में पाइथन प्रोग्रामिंग भी अलग ये किया है। तो हम लोग सेकंड ईयर मैकेनिकल के बच्चों को पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल को पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में उनका उसका फायदा होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ेगा, उसके बाद और रोबोटिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है, मतलब हम लोग सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं पढ़ा रहे उसको, तो बेसिक ऑफ मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स जो अभी इंडस्ट्री में यूज होता है, वो भी सब्जेक्ट हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चा फेस कर सके
अगली हाँ इंडस्ट्री। जी, ये बिल्कुल सर। और अभी जैसे आप कॉलेज बच्चों को प्रिपेयर कर देता है फॉर जॉब, Correct. लेकिन बच्चे कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कि उनको जॉब में प्रॉपर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे या कर जॉब नहीं मिल पा रहा है? कैसा होता है कि अगर मेरे पास 60 एडमिशन होता है तो 60 में से 20-30 बच्चे थोड़े सीरियस होते हैं पढ़ाई के बारे में। Yes. बीच वाले जो 20-30 होते हैं वो कहीं पे भी नहीं होते, मतलब एज एडमिशन ले लिया है, पढ़ना है, बस ये फोकस में होते हैं। और 10-15 तो हाँ वो ऐसे ही आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अब मुझे तो 60 बच्चों को पढ़ाना है, 60 में से 20-30 को मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लेने पड़ते, वो खुद पढ़ लेते, थोड़ा सा बता देते कर लेते। लेकिन 20-30 जो बीच में है उनको ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि उनका क्या ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं होता है, अदर कहीं होता है। तो उनको कंट्रोल करना, उनको फेस करना। अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एज 16 के एज होते हैं, 15-16 to 19 तक होते हैं हमारे पास, 18-19 तक। Okay. तो ये जो पीरियड होता है बच्चों का, ये उनको मतलब समझाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मतलब पेरेंट्स को भी डिफिकल्ट है और टीचर को भी डिफिकल्ट टास्क है कि उनको अंडरस्टैंड करवाना कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। ये पीरियड ही ऐसा होता है कि बहुत क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों का। उस पीरियड में बच्चा अगर संभल गया तो उसका करियर बन जाता है। तो हम लोग ये सब बातें उनको बताते हैं कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और अभी आप समझदार हो कि भाई आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बुरा क्या है, अच्छा क्या है और मुझे क्या करना है। तो हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा है बाहर, तो उसके कारण बच्चे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसमें थोड़ा बह जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करना मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता है, ये पूरा मीडिया का काम है, पेरेंट्स का काम है, आजू बाजू के सभी लोगों का काम है। अगर कोई बच्चा कहता गलत कर रहा है तो एक आदमी बोलना चाहिए भी क्या क्यों कर रहा था। yes. लेकिन आज ऐसा कोई नहीं बोलता है, उधर देख के निकल जाते लोग। उसके कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। So, अभी अगर जॉब में वो तरक्की करे, बट आपके हिसाब से विद इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने और कौन कौन सी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए? डिप्लोमा के साथ बच्चों ने सिर्फ पढ़ना तो है ही, इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेना ही है, उसके साथ उसने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए। उसके साथ उसने जो ये है क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो जरूर सीखना चाहिए ताकि पैसे हम लोग कैसे बचा सके और कैसे उसको इम्प्रूव कर सके। तो वो उन्होंने बच्चों ने ज़्यादा करना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को भी पढ़ना ही चाहिए। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि भाई जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, आप शेयर मार्केट पढ़ो, आप SIPs करो, SIPs पढ़ो, आप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ऐसा सब्जेक्ट भी अभी ऐड हो गया है, सोशल एंड लाइफ स्किल हमारी इसमें। हम लोग फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है सोशल एंड लाइफ स्किल, तो मैं मेरे बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाता हूँ। तो आप कम से कम आपको शेयर मार्केट क्या है, कंपनियां क्या होती है, निफ्टीज क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए ताकि उसके बाद फिर इंडस्ट्री भी पता होना चाहिए, पता हो जाएगी ताकि ये इंडस्ट्री कितनी शेयर मार्केट में है, ये शेयर का रेट चल रहा है। थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज आ जाएगा। और बच्चे अगर उसमें थोड़ा सा अभी से इन्वॉल्व हो गए, अभी जैसा मैं हूँ तो मुझे आप भी पता चल रहा है म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर मार्केट क्या है। अगर वो तब पता चल जाता था, आज मेरे लाखों करोड़ों के शेयर हो जाते थे, है ना, बराबर है, थोड़े थोड़े बचा के। तो हम लोग वही बोलते बच्चों को कि भाई अगर 5 रुपए बचते तो शेयर मार्केट में लगाओ, तुम सीखो, पहले सीखो क्या है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, ये आप बच्चों ने सीखना चाहिए। और उसी में अगर बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो पैसे बचाना भी सीख जाएंगे। और अभी अगर कोई बच्चा कॉलेज सिलेक्ट कर रहा है, सो मैकेनिकल हो या कोई भी फील्ड का हो, बराबर, उनके दिमाग में मोस्टली रहता है कि अपने को प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, और जो कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है मोस्टली वो बच्चे वही कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। सो आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर स्टूडेंट्स ने कंसिडर करने चाहिए व्हाइल चूजिंग देयर कॉलेज? कॉलेज चूज करते समय बच्चों ने उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, मतलब जो अलुमना है या फिर आजू बाजू के जो लोग हैं उनको पता होता है कि कौन सा कॉलेज कहाँ कब से चल रहा है, कितना पुराना है, वहाँ स्टाफ कैसा है ना। वो सब देखना चाहिए। कॉलेज में लैब्स है क्या, प्रैक्टिकल्स होते ही क्या, ये सब उन बच्चों ने थोड़ा सा देखना चाहिए। कोई भी मतलब अंधेरे में एडमिशन नहीं लेना चाहिए।
प्लेसमेंट भी, फिर अगर कॉलेज अच्छा है, पढ़ाता अच्छा है, प्लेसमेंट ये प्रैक्टिकल्स वगैरह बराबर होती है, रिजल्ट अच्छा है, तो अपने आप प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी अगर मोस्टली ट्रेंड है कि लोग और स्टूडेंट्स आईटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, सो आप उसको कैसे एडवाइस दोगे अगर वो भी मैकेनिकल की ब्रांच से आईटी में कन्वर्ट हो रहा है? अभी कैसा है कि सभी लोगों को आईटी में जॉब तो नहीं मिलेगा। अगर 100 में 100 आईटी में गए तो ऐसा तो नहीं है 100 को जॉब नहीं मिलेगा। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये भी बहुत अच्छे ब्रांचेस है। अगर करियर करना चाहे तो मैं अब ये बोल सकता हूँ कि जितना सिविल इंजीनियर पैसा कमाता है उतना कोई इंजीनियर पैसे नहीं कमाता। आप मान सकते हो ये बात को कि सिविल इंजीनियर को पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर वो कंस्ट्रक्शन करता है तो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, सबसे ज्यादा। एक घर भी बनाने जाओ तो 40-50 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर बिल्डिंगें बनाने लग जाओ तो करोड़ों में खेलता है वो। तो इतना पैसा सिविल में उतना कहीं फील्ड भी नहीं है। तो सिविल इंजीनियर के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ वो कितना खुद ये करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। और वैसे मैकेनिकल में भी आपके पास बहुत बड़ा चॉइस है। अगर आपने कोई पार्ट बना दिया है गाड़ी का तो आप तो करोड़ों में खेल सकते हैं ना। स्विच चेंजेस कर दिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और मैकेनिकल में ऐसा है कि डॉक्टर्स के इक्विपमेंट लेकर चांद तक जितनी भी मशीनरीज लग रही है वो कहीं भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके पास तो बहुत बड़ा मतलब समुंदर है। मैकेनिकल इंजीनियर बोलते हैं एक बड़ा समुंदर है, उसको कितना तैरना है वो डिसाइड कर सकता है। तो कहीं भी काम कर सकता है। इतनी इंडस्ट्रीज है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। आज कितनी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी में बहुत इंजीनियर लगते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। रेलवे डिपार्टमेंट, उसके बाद एयरक्राफ्ट, वहाँ पे भी इंजन है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे इंजीनियर लग सकते हैं। तो वो फील्ड में जाना चाहिए, मतलब वो डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो डायरेक्शन थोड़ा मिलना जरूरी होता है। और अभी अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स को आपको कोई एडवाइस देनी, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है बट पेरेंट्स कुछ फोर्स करते हैं कि तो ये कर, सो विदाउट उनको इंटरेस्ट भी पेरेंट्स का सुन के वो फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो आपका पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को जैसे उसका ये होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू हो जाता है तो तब से वो देखते हैं बच्चों को 10वीं तक। तो बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई इसमें किस में इंटरेस्ट है, इस फील्ड में, इसमें मतलब ये बच्चे को कौन सी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसका ओवरऑल कैसा है। अगर पढ़ाई में मैथ में वीक होगा तो इंजीनियरिंग में डाल के कोई फायदा नहीं है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं मैथ में है तो हम लोग उसको इंजीनियरिंग में नहीं भेज सकते। तो उसको साइंस में, मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब्जेक्ट में। और उसको भी फिर किसमें इंटरेस्ट है, जैसे मैकेनिकल में इंटरेस्ट है या फिर किसी को होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो उसका इंटरेस्ट देख के और ओवरऑल इंडस्ट्रियल ये देख के उसको बच्चों को भेजना चाहिए। और अभी अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे इससे पहले भी अपनी बात हुई कि आपके स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा अचीव किया। हाँ। So, जब कोई स्टूडेंट आफ्टर एजुकेशन और अगर आपने उसको पढ़ाया एंड वो सक्सेसफुल बन के आपके पास आता है, सो वो फीलिंग क्या आती है? वो तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी कोई मेरा स्टूडेंट मुझे बताने आता है या फिर कभी कभी मिठाई लेके आता है कि सर मैंने ऐसा किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली सबको ही लगता ही है। कोई आपके स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी सर है ना? तो अभी एक मेरा स्टूडेंट था, नीलेश बोचरे नाम का था, नाम भी पता है मुझे। वो सेकंड या थर्ड में उसको आने के लिए कॉलेज में गाड़ी नहीं थी उसके पास, पैदल आता था वो एमआईडी से या किसी को लिफ्ट मांग के आता था। एकदम एवरेज स्टूडेंट था। आज उसकी 2 इंडस्ट्रीज है। वाह। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट है कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो बिल्कुल बिगड़ गया था। अच्छा। मतलब क्या हो गया कि अच्छे घर का था वो, तो उसके पापा ने उसको गाड़ी बाइक लेके दिया मस्त। तो क्या हो गया कि कॉलेज कम आना, बाहर ज़्यादा घूमना शुरू हो गया था उसका। तो उसका रिजल्ट डाउन हो गया। तो उसके पापा एक बार मेरे पास आए, पापा मम्मी दोनों आए, प्लीज इसका रिजल्ट कैसे क्या कम हो गया।
मैंने बोला तो गलती तो आप नहीं किया, क्यों गाड़ी लेके दिया इसको? गलती तो आप नहीं किया, यस। इसने आपने गाड़ी लेके दिया, वो गाड़ी लेके घूम रहा है, कॉलेज नहीं कर रहा है। तो उनके पापा को वो बात समझ में लग गई, मतलब हाँ। बहुत लग गई उनको। तो उनको तब समझ में आया कि भाई हमने कहाँ गलती की। तो उन्होंने उस दिन के बाद बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू किया, पेरेंट्स दोनों ने, कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उनको समझ में आ गया। फिर वो थर्ड ईयर आते तक अच्छा हो गया और अभी अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। ग्रेट। और सर आपके हिसाब से, लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर उसको कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर और कौन सी स्किल्स नीडेड है उसके लिए? एज अ मैकेनिकल इंजीनियर करके कैसा है कि हम लोग सिर्फ एसी में बैठ के काम नहीं कर सकते, तो उसको हाथ काले करने ही पड़ते हैं। तो उसको खुद काम करना चाहिए, तभी जाके वो बात समझ पाएगा कि इसको नए तरीके से कैसे कर सकते हैं या फिर उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। जब आपने गाड़ी नहीं चलाई तो आपको कैसे पता लगा कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो उसको खुद काम करना चाहिए, खुद हाथ काले करने चाहिए, और खुद जब करेगा तभी उसको समझ में आएगा कि नहीं सर ये इसमें तो और हम लोग इसमें ऐसा ऐड कर सकते हैं। तो वो जरूर करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर ने बिल्कुल काम करना चाहिए फील्ड में आके, और जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा वो प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी कंपनियां है वहाँ पे जो मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, मोस्टली 95% मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, क्योंकि वो एकदम ग्राउंड से काम करते हैं। मशीन चलाने से लेकर वो लगते हैं तो 15-20 साल में उनको उसका इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि कौन सी मशीन कैसे रिपेयर करना है, कैसे बंद करके कैसे कर सकते हैं। तो वो फिर जाके मैनेजर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं और कंपनी हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। और अभी जैसे मोस्टली अपना इंडिया ग्रो कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कि सब लोग कुछ तो स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं। करेक्ट। तो आपका इस पे क्या ख्याल है? मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों ने एंटरप्रेन्योर होना ही चाहिए। तो सबको तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कैसा होता है कि एंटरप्रेन्योर में एक अलग स्पार्क होता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे कि जॉब करने वाले अलग होते हैं और जो एंटरप्रेन्योर बनने वाले वो अलग होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक स्पार्क होता है, तो वो अगर उसने पकड़ लिया तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, इसलिए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे इंडस्ट्री में जाके एंटरप्रेन्योर्स का ये जो है एक्सपर्ट लेक्चर वगैरह वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ की इंडस्ट्रीज है वो हम लोग दिखाते हैं। कौन है कौशल्य कुछ तो भी है ना यहाँ पे वर्ल्ड में। हाँ, तो वहाँ हम लोग लेके जाते हैं। फिर वो लोग भी उनको ये करते हैं कि भाई अगर आपको नया इंडस्ट्री डालना है, कुछ पार्ट बनाना है, तो हम लोग गाइड करेंगे। तो वो लोग गाइड करते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनना अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाउ डज एजुकेशन और कॉलेज इंटीग्रेट विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स विद थ्योरेटिकल प्रैक्टिस? जैसे हम लोग बच्चों को पहले थियरी पढ़ाते हैं, मतलब कोई प्रैक्टिकल होगा तो उसके पहले हम लोग उसका थियरी उसको बच्चों को समझाते हैं, और फिर उसको लैब में जाके उसका प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को थियरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और बच्चों को खुद प्रैक्टिकल करना है। जैसे मैंने उनको बच्चों को लेथ मशीन का पढ़ाया, लेथ मशीन क्या होता है, क्या नहीं, कैसे काम करता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है, मैंने सब बता दिए। तो बच्चों को जहाँ के लेथ मशीन के ऊपर जॉब लगाना है खुद को, मैं एक जॉब दूंगा उनको कि ये इसके ऊपर परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो बच्चों को खुद लगा के उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो ताकि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन कर सके। तो हम लोग इस तरह उसको ये करते हैं, ताकि थ्योरी क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल इसमें हम लोग प्रैक्टिकली उसको बच्चों को करवाने लगाते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से, जैसे अभी वर्नियर कैलिपर है, डायमीटर गिनना है जॉब का, तो उसके हाथ में डायमीटर देते हैं वर्नियर कैलिपर, भाई इसका गिन कितना आ रहा है बता। तो ताकि बच्चों को वो समझ में आए कि कैसे गिनना है, कैसे रीड करना है, समझ में आएगा। और एक्चुअली अभी जब बच्चा एजुकेशन अपना कंप्लीट करता है, बट वो कंफ्यूज रहता है कि ये फील्ड में अपने लिए करियर पाथ क्या क्या है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स के लिए करियर पाथ कैसे है? मैकेनिकल के लिए करियर तो अच्छा है। मतलब कैसा होता है कि मार्केट में दो चीज़ें होती है, प्लस माइनस।
Yes. या फिर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव। हम्म, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं मैकेनिकल में तो करियर ही नहीं है, क्यों लिए मैकेनिकल है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन उसको थोड़ी पता होता है कि मैकेनिकल में क्या जॉब है क्या नहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों से फीडबैक लेना चाहिए जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। Okay. हम लोग क्या करते हैं, गलत लोगों से उसका फीडबैक लेते हैं जो इंडस्ट्री में ही नहीं है, उसको मैकेनिकल के बारे में क्या पता होगा। अब जो आदमी सही में स्कोडा में काम कर रहा है, बजाज में काम कर रहा है एज इंजीनियर, एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोग उसको पूछ सकते हैं ना कि भाई मैकेनिकल में करियर है या नहीं। आप गलत लोगों को पूछोगे तो वो क्या बताएंगे, वो तो गलत ही बताएंगे। और जैसे मुझे पूछा गया कि मेडिकल में क्या, मैं क्या बताऊँ, मुझे मेडिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं एमबीबीएस के बारे में नहीं बता सकता, या फिर उसमें हार्ट सर्जन के लिए क्या जॉब है कि नहीं मैं नहीं बता सकता। बराबर है ना, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा नहीं नहीं क्या है वो, ऐसा ही है। तो बच्चों ने फीडबैक लेते समय उस आदमियों से लेना चाहिए जो रियल में काम कर रहे हैं। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि भाई इतना डिमांड है कि इतने जॉब है। अब मुझे पता है कि मैं वो चेयर में बैठा हूँ, तो मुझे 2 दिन के बाद 3 दिन में फोन आता है कि भाई सर कोई बच्चे हो गए तो रिक्वायरमेंट है हमारी, बच्चे भेज दो, मैकेनिकल बच्चे लग रहे हैं। तो ये मुझे पता है ना, क्योंकि मैं उस चेयर पे बैठा हूँ, बाकी लोगों को थोड़ी पता है। तो मैकेनिकल के बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है। हाँ। अब इसके बाद में जैसे मैकेनिकल है करके हम लोग मैकेनिकल में ही नहीं, सोलर में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, अभी हाइब्रिड व्हीकल्स आ रही है, तो मैकेनिकल थोड़ी बंद हो गया, गाड़ी की चक्के थोड़ी बंद हो गए तो उसका डिजाइन तो करना ही है। हाँ, उसमें टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हम लोग उसको भी पढ़ना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, नया क्या आ रहा है और उसके साथ चलना चाहिए। तो मैकेनिकल में अच्छा करियर हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा करियर है मैकेनिकल। एक दिन ऐसा आएगा कि आईटी को जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल को जॉब की कमी कभी नहीं होगी। आपके ये 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में सर, आपने बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स देखे। सही बात। कैसा आपका एक्सपीरियंस था कि वो टाइम के स्टूडेंट एंड अभी के स्टूडेंट्स, क्या डिफरेंस है? मैं 2009 से अभी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो 2009, 10, 11, 12 ये जो साल थे, यहाँ जो बैचेस हमारे पास आती थी तो बच्चे थोड़े पढ़ाई करने वाले थे। मतलब डर के मारे बोलो, घर से थोड़ा सा रिस्पेक्ट बोलो या कुछ भी बोलो, तो थोड़े पढ़ते थे वो। अभी क्या हो गया कि थोड़ा पढ़ाई के ऊपर बच्चों का ध्यान कम हो गया। मतलब बेसिक ऐसा आ रहा है, मेरे पास रॉ मटेरियल ऐसा आ रहा है, बराबर है, जो पढ़ने वाला ही नहीं है ना, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी क्या हो गया कि बच्चों के पास बहुत सारे मीडिया है, मोबाइल हाथ में है, गेम खेलने के लिए पबजी है, ये है वो है, तो बच्चों का जो कंसंट्रेशन जिस काम में होना चाहिए वो उस काम में नहीं होता है। और दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर है कि बच्चे ने, हमने जो होमवर्क दिया, असाइनमेंट दिया, वो घर पे जाके करना चाहिए, बराबर है, तो वो नहीं हो रहा है और बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे एक चीज के ऊपर। क्या हो गया कि चीजें इतनी हो गई ना मार्केट में, टीवी है घर पे, गाड़ियां घूमने के लिए गाड़ी है, मोबाइल हाथ में है, लैपटॉप है, टैबलेट है, ये सारी चीजें हो गई है, तो बच्चा क्या आ रहा है कि वो डाइवर्ट हो रहा है सब चीजों में, और जो मेन पढ़ाई स्टडी है फोकस नहीं कर पा रहा है। इसलिए करियर बनाने के लिए मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों ने उस चीज को फोकस करना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि लड़के और लड़के में क्या फर्क है, तो लड़कियां मोर फोकस्ड है, लड़कियां मोर फोकस्ड है क्योंकि उनके पास ये इतने जॉब नहीं ना, ये सब का चीज नहीं, वो क्या है घर पे जाती है, अपना होमवर्क करती है, पढ़ती है, सो जाती है। और ये लड़के क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, सो जाते, कुछ पढ़ाई नहीं करते। तो लड़कियां अभी आगे जा रही है। रिजल्ट जो है, मैं अभी 10-15 साल से देख रहा हूँ कि लड़कियों का रिजल्ट अच्छा है और लड़के थोड़े पीछे पड़ रहे हैं। तो लड़कों ने थोड़ा और कंसंट्रेशन करके पढ़ना चाहिए। और लेकिन ना सर, ये एक्चुअली ये जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन का, कि फोकस नहीं रह पाता कोई, सोशल मीडिया बोलो या फिर और बाकी भी एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। सो आप कैसे गाइड करेंगे कि प्रॉपर फोकस्ड कैसे रहे विदाउट डिस्ट्रैक्शन? मैं तो बोलता हूँ कि मोबाइल से किताब हाथ में पकड़ो, मोबाइल पढ़ने से अच्छा है कि आप किताब लो, किताब पढ़ो। तो किताब पढ़ेगा तो थोड़ा और फोकस होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आजकल के बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सरसाइज भी नहीं करते, मतलब क्या कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। 24 घंटा हमारे पास है। मैं वही बोलता हूँ
कि भाई अंबानी के पास भी 24 ही घंटा है, अदानी के पास भी 24 घंटा है, तेंदुलकर के पास भी 24 घंटा है, और हमारे पास भी 24 घंटा है। तो वो इतनी तरक्की कर गया 24 घंटा में, और हम लोग कहाँ पे हैं? तो ये सोचो, हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग पीछे हैं, और इसलिए अंबानी आगे, क्योंकि वो 24 घंटा यूटिलाइज करते, फोकस्ड होते, हम लोग फोकस नहीं हो पा रहे। तो मैंने अगर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो मुझे डिप्लोमा में फोकस करना है। तो क्या होता है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो और भी ये हो गया कि ध्यान देने वाला कोई नहीं हो गया उनकी तरफ। घर पे गए तो 8 दिन आते ही नहीं, घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, घर वाले में थोड़ा ध्यान कम हो गया है, वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों ने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए 3 साल। अगर 3 साल मैं बोलता हूँ, अगर बच्चों ने 3 साल अगर फोकस किया पढ़ाई के ऊपर, डिप्लोमा अच्छा परसेंट से पास हो गया, तो उसको लाइफ में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ा देते, जो 3 साल में कम से कम वो 30-35 सब्जेक्ट पढ़ लेता है। उतना अगर उसने अच्छे से पढ़ लिया तो इंजीनियरिंग में वो हार्डली 2 दिन भी पेपर निकाल सकता है इंजीनियरिंग के। तो ऐसे मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाए थे, तो मेरी स्टूडेंट आई थी, तो मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया उसने बीटेक को, डिप्लोमा के बाद। तो वो बोले सर आपने जो पढ़ाया था वो नोट वही मैंने इंजीनियरिंग में पढ़े, वो पेपर दिया, मेरा पेपर निकल गया बोले सर। तो ये ऐसा होता है कि डिप्लोमा में जो बेसिक पढ़ाया जाता है वो बेसिक बहुत अच्छा है, और बेसिक अगर आपका फाउंडेशन अगर मजबूत है तो बिल्डिंग आप कितनी भी खड़ी कर सकते हैं। और बच्चों को इतना नॉलेज आ जाता है कि भाई आगे क्या करना चाहिए। डिप्लोमा करने के बाद बच्चों को इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि मुझे आगे क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है, वो बच्चों को समझ में आ जाती है। मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों को 11वीं-12वीं करवाते हैं अब हम लोग पेरेंट्स, 11वीं-12वीं में बहुत खर्चा कर देते हैं, ये क्लासेस वो क्लासेस इतना लगाता है, बच्चा की परेशान हो जाता है बेचारा, पैसे भी बहुत खर्च कर देते, और बाद में जब 12वीं आता है तो 12% कम आ जाती है। फिर हमारे पास आते सर अब क्या करना है। मैं उनको बोलता हूँ भाई आपने क्यों किया ये 2 साल बर्बाद, आपके पैसे भी बर्बाद हो गए, बच्चे का टाइम भी बर्बाद हो गया। डिप्लोमा में अगर करते हैं आप तो बच्चा पढ़ता कि नहीं आपको पता चल जाता है, डिप्लोमा में इतना खर्चा भी नहीं आता है, बराबर है ना। अगर आपको इंजीनियरिंग ही जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है कोई भी, तो आप 10वीं के बाद इंजीनियरिंग में डाल दो डिप्लोमा में, बच्चा आपका पढ़ने वाला है या नहीं 3 साल में पता चल जाता ना, आपको आगे पता चलेगा कि इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। तो ये एक बात होती है, और आपके साथ बहुत सारे पैसे बच जाते हैं जो आप लोग 11वीं-12वीं में सीटी कितनी एग्जाम देते हैं, बराबर है। बच्चा भी परेशान हो जाता है बेचारा। अगर वो इंजीनियरिंग के लायक होगा तो डिप्लोमा में पता चल जाएगा ना। डिप्लोमा में अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आप बिंदास उसको इंजीनियरिंग में डाल दो, और 3 साल में इंजीनियर बन के अच्छा बनेगा। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो कम से कम डिप्लोमा कंप्लीट करके दूसरे फील्ड में जा सकता है, मतलब आपके पैसे बच जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ पेरेंट। सो अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर कि आफ्टर डिप्लोमा विथ इंजीनियरिंग और समटाइम्स विथ डिप्लोमा वो साथ साथ जॉब करने लगते हैं। मतलब उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि ठीक है कॉलेज अगर नहीं भी किया स्टिल इट्स ओके, अपने को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नहीं, वो सब इलीगल प्रैक्टिसेस है। मैं तो कहता हूँ प्रॉपरली बच्चे ने 3 साल डिप्लोमा किया था, 3 साल इंजीनियरिंग करना है प्रॉपरली विदाउट एनी जॉब। और हाँ, उसके बाद फिर आप सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या होता है कि बच्चे क्या होता है 3 साल में डिप्लोमा करने के बाद फिर कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, वो ना वो कर पाता है ना ये कर पाता है। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई 3 साल आपने इंजीनियरिंग को डिप्लोमा को देना है, 3 साल इंजीनियरिंग को देना है। वैसे भी तेरे को 6 साल लगने वाले थे, 11वीं-12वीं साइंस करता था, उसके बाद 4 साल डिग्री करता था, 6 साल लगने वाले थे। तो आप डिप्लोमा करके जा रहे हो, मतलब यू आर 50% इंजीनियर, बराबर है, आपको 50% ही कंप्लीट करना है। तो 3 साल बराबर करके फिर आप नेक्स्ट इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो बेसिक है उसका वो कंप्लीट हो पाएगा। तो वो जब क्लास ही नहीं करेगा तो कहाँ से समझ पाएगा, वो ऊपर के नॉलेज के ऊपर रहेगा। सब्जेक्ट तो निकल जाएंगे, 40% मार्क लेंगे, लेकिन जो नॉलेज आना चाहिए, फिर अगर आपको लॉन्ग जंप लगाना है तो एक पैर पीछे लेना पड़ता है, तभी आप जंप मार सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग करियर बनाना है तो आपको ये 6 साल आपको इंजीनियरिंग को देना ही देना है, तभी आप परफेक्ट बन सकते हो। और आपके हिसाब से सर
फ्यूचर में आपकी फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या चेंज आना चाहिए एजुकेशन? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चेंजेस तो अभी हो रहे हैं दिन ब दिन। जैसे हमारे यहाँ पे सोलर ऐड हो गया है, उसके बाद फिर मेकाट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आ गया, रोबोटिक्स आ गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि डिप्लोमा में बच्चों को सभी सब्जेक्ट होनी चाहिए। मतलब मैकेनिकल एज ए मैकेनिकल एडमिशन लिया तो फ्यूचर में उसको क्या क्या लगने वाला है, वो सभी सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए ताकि बच्चा फुलफिल कर सके। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, एमएसबीटी भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट में चेंजेस होते जा रहे हैं। तो जो अभी जो कोर्सेस है एमएसबीटी का, तो वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। के स्कीम जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और जो इंडस्ट्री को लग रहा है वही सब्जेक्ट है। अब मैं खुद पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, जैसे बच्चों को ड्राइंग आना चाहिए, ड्राइंग के सब्जेक्ट है। बच्चों को कैड आना चाहिए तो कैड का सब्जेक्ट है। बच्चों को सीएनसी प्रोग्रामिंग आना चाहिए तो सीएनसी प्रोग्रामिंग भी है। तो उसके बाद फिर कटिया, प्रोवीज जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे यहाँ ऐड किए गए हैं। हाँ, तो सिलेबस जो है एज पर डिजाइन बच्चों ने, लेकिन वो पूरा बराबर पढ़ना चाहिए। हाँ, बच्चों ने क्या करते हैं कि आजकल हम अभी लाइब्रेरी बाजू में है मेरे, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते ही नहीं, तो पढ़ेंगे ही नहीं किताब, तो नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं आजकल, छोटा सा किताब ले लेते हैं या फिर मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च कर लेते हो, उधर आंसर लिखते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई क्या आंसर लिखा तुमने, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, वो आंसर वो चैट जीपीटी पे सर्च करता है, लिख देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसने पढ़ना चाहिए। अभी आप वो स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब मार्केट? जॉब करने के लिए बेसिक नॉलेज जो होता है वो उसने गेन करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया अभी कि बेसिक जो है आप 10 बार पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको। अगर थर्ड ईयर में आप पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और आप बेसिक पढ़ो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज मीन बाय, डिफाइन, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर मैं आपको लॉ पूछता हूँ, एक पास्कल लॉ क्या है भाई, तो तेरे को आना ही चाहिए, बराबर है। 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है तो पता ही होना चाहिए, कौन सी 4 स्ट्रोक होती है, पावर कैसे डेवलप होता है, ब्रेक पावर क्या होता है, ये जो बेसिक जो होता है मैकेनिकल का वो बच्चों को आना चाहिए। बच्चों ने बेसिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, बच्चे क्या करते हैं आजकल, याद ही नहीं करते कुछ, मतलब लिखना तो नहीं है, बस मैं पेपर में लिख के आ गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसको कभी मैं रात को भी क्वेश्चन पूछा तो आना चाहिए, दैट इज बेसिक। ओके। और अब ये जॉब मार्केट का हुआ, बट हु आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो आप उनको क्या सलाह देंगे कि कैसे उन्होंने, अगर उनके लिए वो परफेक्ट फील्ड है या नहीं, ये फाइंड आउट करें? मैकेनिकल फील्ड इज अ जनरल फील्ड है। मतलब जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो है। मैं कहता हूँ कि भाई मैकेनिकल ब्रांच लेने के बाद डिप्लोमा आपने अगर मैकेनिकल में किया तो आप डिप्लोमा में ये समझ सकते हो कि मुझे अभी आगे कहाँ क्या कर सकता हूँ मैं। जैसे डिज़ाइन में जाना चाहता है, ऑटोमोबाइल में जाना चाहता है, प्रोडक्शन में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। या फिर आप इसमें भी जा सकते हो, AIML में जा सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, इट इज रिलेटेड विद द मैकेनिकल। तो करियर हम लोग 10वीं में नहीं सोच सकते कि भाई ये क्या बनने वाला है, बराबर है। तो बेसिक जो है, बेसिक ब्रांचेस जो है, कोर ब्रांचेस, वो बच्चों ने लेनी चाहिए। उसके बाद फिर वो तय कर सकता है कि मुझे कौन से ब्रांच बेटर रहेगा आगे जाके। और वन लास्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट्स द मीथ अबाउट मैकेनिकल HOD? एक मीथ क्या है जो कि सबके दिमाग में रहता है मैकेनिकल के HOD के बारे में? मैं तो काम करते समय सबको, मतलब एज अ कोऑर्डिनेटर करके काम करते हैं हम लोग, टीम वर्क करके। मैं जो काम करता हूँ एज अ टीम वर्क करके काम करता हूँ। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ टीम, ठीक है। तो मैं, मेरे जो स्टाफ है उनके साथ मेरे अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशन अच्छे है, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा जब नए स्टाफ होते हैं तो कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो सब हम लोग कोऑर्डिनेशन एज अ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। सो अभी सर अपन एक छोटा सा फन राउंड लेते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको 1 वर्ड में उसका आंसर देना है, रैपिडली। ओके, सो
अगर आप ये करियर में नहीं होते, टीचिंग के बोलो या आपने जितने भी जॉब करे और मैकेनिकल, सो आप कौन सा करियर चूज करते हैं? मेरे फादर फार्मर हैं, मैं फार्मिंग का बिजनेस में जाता हूँ। ओके। हाँ। आपको बुक पढ़ना पसंद है? हाँ। सो एनी बुक जो आप सबको रिकमेंड करेंगे? बहुत सारे बुक्स अच्छे होते हैं, बुक्स पढ़नी चाहिए। हाउ टू ग्रो इन रिच बुक्स है, वो पढ़ सकते हैं आप लोग। ओके। सो एनी मूवी जो आपको पसंद हो? मूवीज तो बहुत सारी पसंद है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो एक मैकेनिकल स्टूडेंट में होनी चाहिए? वन इम्पोर्टेंट क्वालिटी। वन इम्पोर्टेंट क्वालिटी कैसे बोल सकते हैं हम उसको? हार्ड वर्क ओके। करना चाहिए बच्चों में। आपकी कोई ऐसी हॉबी जो आउटसाइड द इंजीनियरिंग आप एंजॉय करते हैं? मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ, बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। ओके। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एचओडी? बेस्ट पार्ट यस। एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, अच्छा, ये सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट। बेस्ट पार्ट है। ओके। और अगर एक दिन के लिए आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी के साथ अपना जॉब स्विच कर सकते हो, सो हु वुड बी? मतलब ये क्या कलीग्स? यस, कलीग्स और कोई भी, अगर आपका कोई ड्रीम पर्सन है कि काश मैं इसकी जगह जॉब पे होता, सो ऐसा कौन? मतलब मैं यस, अगर आपको एक दिन का बोला है कि आप ये पर्सन के साथ जॉब स्विच कर सकते हो, तो आप किसके साथ करना चाहोगे? प्रिंसिपल के साथ तो बहुत बार करता हूँ। प्रिंसिपल जब छुट्टी में जाते हैं तो मुझे बोल के जाते हैं, सर मैं आज नहीं हूँ, जरा संभाल लेना आप। तो एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल करके मैं वो काम करता हूँ। एंड लास्ट वुड बी आपके थॉट्स अबाउट आवर एबीसी ट्रेनिंग्स। एबीसी ट्रेनिंग के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत अच्छे कोर्सेस आप ले रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं उसको पॉलिशिंग करने का काम आप कर रहे हैं। मतलब सुपर फिनिशिंग हम लोग जिसको बोलते हैं, हम लोग फिनिश कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट को आप लोग सुपर फिनिशिंग बना रहे हैं ताकि डिजाइन सेक्टर में जा सके, जो भी फील्ड है उसका, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आप लोग सुपर फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और लेट्स होप कि आप अच्छी तरक्की करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।